अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक़ कुछ इस्लाहात पढ़ेंगे और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखें, इससे पहले हमने कई मिसालें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया, फिर हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया, उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया। ये जो सारे केसेस हमने स्टडी किए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो बातें देखी थी, पहली बात ये थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। और वाइब्रेटरी मोशन आपको पता है कि कोई भी जिस्म एक नुक्ते के गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहराता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वस्ती नुक्ते की तरफ होती है। तो ये सारी जो हमने केस स्टडी की है तो उससे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये डेफिनेशन अखज़ की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तो जो हमने केस स्टडी किए उनसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ खसूसियात जो हैं वो देखी। तो लेट्स सी वो कौन कौन सी हैं। पहली खसूसियत है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है। मतलब कि हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम के केस में, बॉल एंड बाउल सिस्टम के केस में और मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में कि बॉडी जो है वो हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मूव करता है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। इसमें भी हमने वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को देखा। स्टोरिंग फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी हमने देखा कि जो तीनों केसेस हमने स्टडी किए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तीसरी बात, एक्सेलरेशन की मिकदार। एक्सेलरेशन की मिकदार जो होती है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ओ है, जो वस्ती पोजीशन है, वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और इंतहाई पॉइंट्स पर जो एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स थे ए और बी, उनमें एक्सेलरेशन की मिकदार ज़्यादा होती है। चौथी बात है वेलोसिटी की। वस्ती पोजीशन जो होती है उस पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब हमने देखें सिंपल पेंडुलम की बॉब को जब ए पे ले जाके छोड़ा था तो वो जब ए से ओ की तरफ आती है तो ओ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और जब वो बी पर जाती है तो वहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी सिफर हो जाती है। फिर बी से ओ की तरफ आते वेलोसिटी बढ़ती है और ओ पर मैक्सिमम होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करते बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंतहाई पोजीशन पर सिफर होती है और वस्ती पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। तो ये थे जनाब सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन। ये देखिए, ये सिंपल पेंडुलम दिखाया है ए से सी के। जब हम सिंपल पेंडुलम की बॉब को ए पर ले गए और यहाँ से जब हमने इसको रिलीज़ किया तो ये पॉइंट बी की तरफ और बी से सी और सी से वापस ए पर आएगी। तो ये एक मुकम्मल चक्कर बॉब का ए से सी तक जाना और सी से वापस ए तक आना, तो जब एक चक्कर जो मुकम्मल होता है इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। जी, जो नेक्स्ट है वो है टाइम पीरियड। इसी बात को गौर कीजिए कि जब हमने इसको ए पे ले जाके छोड़ा तो ये पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी और बी से सी पर और सी से वापस ए तक, मतलब एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगा। तो इसको एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। कि बॉब को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड होता है। इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट क्या है? सेकंड। उसके बाद जी अगली टर्म है फ्रीक्वेंसी।
इसमें भी सेम वही बात है कि ए से सी और सी से ए तक एक मुकम्मल वाइब्रेशन, और 1 सेकंड में कोई बॉडी जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको एफ से ज़ाहिर करते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो लें जी, इसके साथ ही हमारी वो जो से रिलेटेड डेफिनेशन थी वो मुकम्मल हुई। तो अब जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आप झूले को हरकत दें और फिर उसको पुश ना दें तो झूला कुछ देर हिलता रहता है, उसके बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हवा की फ्रिक्शन है इस वजह से। या इसी तरह जब सिंपल पेंडुलम की जो बॉब है उसको जब हम लोग वाइब्रेशन पे लगाते हैं वो भी कुछ देर वाइब्रेट करने के बाद रुक जाती है हवा की फ्रिक्शन की वजह से। मैस स्प्रिंग सिस्टम जो था, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, अगर इसको रियल केस में लें तो जब आप उसको स्ट्रेच करके खींचते हैं स्प्रिंग को तो कुछ देर के बाद उसकी जो ऑसिलेशन है वो रुक जाती है। किस वजह से? मैस और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से। तो मज़ाहमती फ़ोर्स जो होती है, जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में हवा थी और मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस और फ्रिक्शन जो सतह है उसके दरमियान फ्रिक्शन थी। तो मज़ाहमती फ़ोर्स जो होती है, रेजिस्टिव फ़ोर्स, उसकी मौजूदगी में सिस्टम के जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। मतलब रेजिस्टिव फ़ोर्स की मौजूदगी में सिस्टम के ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाते हैं। तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा वाजे करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हमेशा जारी रहेगी और कभी जो है वो ख़त्म, वो उस वाइब्रेशन उसकी हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन की वजह से जो जिस्म का मोशन है वो स्लो होता जाता है, और फिर क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इस तरह वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। ये डायग्राम में देखें कि जब आप सिंपल पेंडुलम को शुरू में जब पहली वाइब्रेशन छोड़ेंगे तो उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन हवा की फ्रिक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इस प्रोसेस को डैम्पिंग कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी जो कि हमेशा मौजूद ही रहती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से जो ऑसिलेशंस होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और इसकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिसाल है वो है शॉक अब्ज़ॉर्बर। आपको पता है गाड़ी जो होती है उसमें शॉक लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में भी शॉक होते हैं आगे, जो शॉक अब्ज़ॉर्बर होते हैं। तो शॉक अब्ज़ॉर्बर जो होता है वो जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस होता है उनको डैम्प करता है। जैसे ये देखें, ये कार के शॉक दिखाया गया है कि ये शॉक अब्ज़ॉर्बर है जो ऊपर गाड़ी के फ्रेम से जुड़ा हुआ है, और ये नीचे देखें एक पिस्टन है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये नीचे कार के एक्सल से जुड़ा हुआ है। तो जब गाड़ी किसी जंप में से गुजरती है तो ये जो वाइब्रेशन है जो पैदा होती है उसको डैम्प कर दिया जाता है इस पिस्टन और माया की मदद से। तो गाड़ियों का जो शॉक अब्ज़ॉर्बर है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की मिसाल है, इसलिए गाड़ी में बैठे आपको झटका नहीं लगता। अगर ऑसिलेशंस को डैम्प नहीं करेंगे तो गाड़ी जब भी किसी जंप से गुजरेगी तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो वायलेंटली मूव करेगी, तो जिससे जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं तो उनको काफ़ी देर तक झटके लगते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है वो ऑसिलेशंस को डैम्प करते हैं गाड़ी की सूरत में। तो लें जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का जो लेक्चर नंबर 4 था वो मुकम्मल हुआ। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।